वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स। रेड ब्लड सेल्स जैसे कि आपको मालूम है कि बॉडी के जो 3 इम्पोर्टेंट सेल्स हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट सेल जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में वो है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स डिसऑर्डर्स में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं रेड ब्लड सेल्स के साथ जो कि बॉडी को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि आपको पता है कि रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स जो जैसे कि मैंने बताया कि वो रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करेंगे और रेड ब्लड सेल्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है हम लोगों की बॉडी में या जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या होता है। वो ये होता है कि वो ऑक्सीजन को लेते हैं लंग्स से और पूरी बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाना उनका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स अफेक्ट रेड ब्लड सेल्स। द मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दीज सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। देयर आर वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स विच कैन अफेक्ट बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। रेड ब्लड सेल्स में कई तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो कि बच्चों और बड़ों दोनों को अफेक्ट करते हैं। अब हमने ये डिस्कस किया बच्चों और बड़ों को, यानी कि वो लेट एज में भी जाके अफेक्ट कर सकता है डिसऑर्डर, या तो कोई ऐसी डेफिशिएंसी बॉडी में होगी या मेल न्यूट्रिशन किसी भी खुराक की ऐसी कमी की वजह से अगर कोई डिसऑर्डर होता है तो वो अदल्ट एज में भी जाके अफेक्ट कर सकता है, और या तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो बाय बर्थ जो है वो भी अफेक्ट करता है। तो ये इस तरह हमने बताया कि देयर आर वेराइटी ऑफ डिसऑर्डर्स विच कैन अफेक्ट बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। अब वो डिसऑर्डर्स कौन से हैं, उनमें सबसे पहला जो डिसऑर्डर जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे कॉमन डिसऑर्डर है और जो कि बहुत ही एक मतलब वाइड स्कोप लेक्चर है वो है एनीमिया। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ जो डिसऑर्डर्स हैं इनको एक बेसिक फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि हर डिसऑर्डर जो है वो एक स्पेशल लेक्चर रखता है जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जो मेन डिसऑर्डर्स हैं उनमें है एनीमिया, थैलेसीमिया और पॉलीसाइथीमिया वरा। तो इन 3 डिसऑर्डर्स को आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेन डिसऑर्डर है जो कॉमन डिसऑर्डर है वो है एनीमिया। एनीमिया इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर। एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया इज अ कंडीशन, वो ऐसी कंडीशन हो जाती है इन विच बॉडी डू नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी के अंदर इतने हेल्दी रेड ब्लड सेल मौजूद नहीं होंगे कि वो ऑक्सीजन जो है वो बॉडी टिश्यूज तक पहुंचा सकें। और एनीमिया जो है वो टेम्परेरी भी हो सकता है। अगर आपने टेम्परेरी यानी कि थोड़े अरसे के लिए अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा जेनेटिकली डिसऑर्डर टाइप ऑफ एनीमिया है या कोई ऐसा लॉन्ग टर्म एनीमिया है, अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो वो लॉन्ग टर्म एनीमिया भी हो सकता है जिसमें आप माइल्ड से सीवियर कंडीशन पेशेंट की देख सकते हैं। तो देर आर मैनी टाइप ऑफ एनीमिया। एनीमिया की बहुत ज़्यादा टाइप्स और एनीमिया की क्लासिफिकेशन जैसे आपको अगर याद हो मैंने आपके साथ एक लेक्चर डिस्कस किया था साइज़ की बेस पे, आरबीसी के साइज़ की बेस पे भी एनीमिया की क्लासिफिकेशन है कि माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है या नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक है। अगर आपको वो लेक्चर देखना हो तो आप हेमाटोलॉजी प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं एनीमिया का लेक्चर। तो और वरना जो दूसरे कई फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे एनीमिया को क्लासिफाई किया जाता है। तो आज हम इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एनीमियाज, जिनमें सबसे पहले जो वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कब होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अकर्स व्हेन बॉडी डज नॉट हैव इनफ आयरन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है आयरन डेफिशिएंसी कमी, यानी आयरन की कमी के होने की वजह से जो एनीमिया होता है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें क्या होता है बॉडी को इतनी आयरन नहीं मिल रही होती कि वो प्रोड्यूस कर सकें प्रोटीन हीमोग्लोबिन। आपको पता है कि मैच्योर आरबीसी में क्या मौजूद होता है 100% हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन से आपको अगर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन याद हो, इस पे भी मैंने आपके साथ एक लेक्चर शेयर किया हुआ है। तो अगर आप हीमोग्लोबिन का आपको स्ट्रक्चर याद हो तो 2 पार्ट्स हैं, हीम और ग्लोबिन।
जो हीम पार्ट है वो आयरन कंपोज्ड होता है, उसमें आयरन मौजूद होता है। तो अगर इनफ आयरन बॉडी को नहीं मिल रहा होगा तो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी प्रॉपर हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आरबीसी जो है वो इनफ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकेंगे फ्रॉम लंग्स, और ना ही वो इनफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स में। तो इस सूरत में क्या होता है कि पर्सन हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उस आदमी पर्सन को, उस शख्स को जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, वो थका, उसको सांस चढ़ना, इस तरह की सिम्टम्स जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत वैरायटी ऑफ सिम्टम्स और लैब टेस्ट हैं। ये एक बहुत ही मतलब बड़ा टॉपिक है जिसको मैं आपके साथ इन फ्यूचर सेपरेट डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी जैसे कि हम डिसऑर्डर्स में इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसके लिए भी सिर्फ इतना ही। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है उसकी क्योर कैसे की जाती है, आयरन सप्लीमेंट्स अवेलेबल है जो कि बेसिकली इसका टाइप ऑफ एनीमिया के इलाज के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमने एनीमिया में कौन सा कॉमन टाइप डिस्कस किया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। स्टेप परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया क्या इस एनीमिया में क्या होता है कि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून हम तब बोलते हैं कि जब हम लोगों का इम्यून सिस्टम खुद से ही वो मतलब अटैक करता है हमारे नॉर्मल सेल्स पे, तो ऐसी कंडीशन में को हम बोलेंगे ऑटो इम्यून सेल। और ये कंडीशन ये किसी भी टाइम और अननोन होती है, कभी भी आपको नहीं पता आपके सेल्स कब ऐसा ऑटो इम्यून एक्ट करने लग जाए। तो pernicious anemia is an autoimmune condition in which body is unable to absorb sufficient amount of vitamin B12। अब बॉडी को तो विटामिन B12 मिल रहा होगा, विटामिन B12 जो है वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी को तो विटामिन B12 मिल रहा होगा, लेकिन ऑटो इम्यून कंडीशन होगी तो सेल्स वो जो हैं वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो जब वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ये इससे क्या होगा कि लो नंबर ऑफ आरबीसीज हो जाएंगे। इसको हम परनीशियस इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसका मतलब है डेंजरस, यानी कि ये ऐसी कंडीशन या ये टाइप ऑफ एनीमिया जो है ये कई दफ़ा जो होता है ये इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते और पेशेंट की कंडीशन जो है बहुत ही डेंजरस लेवल तक पहुंच जाती है। और बेसिक अभी तक जो इसकी ट्रीटमेंट क्योर की गई है वो विटामिन B12 इंजेक्शंस दे के क्योर की जाती है, यानी कि इसका इलाज जो है अभी तक वो विटामिन B12 इंजेक्शन ही है। तो परनीशियस एनीमिया में अब क्या होगा कि ऑटो इम्यून कंडीशन होगी जिसकी वजह से बॉडी के सेल्स जो हैं वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया जो है ये रेयरली टाइप ऑफ एनीमिया फाउंड किया जाता है पेशेंट्स में, लेकिन ये एक सीरियस टाइप ऑफ एनीमिया है क्योंकि इस सूरत में क्या होगा कि बोन मैरो जो है वो न्यू ब्लड सेल्स जो है वो इनफ नहीं प्रोड्यूस करेंगे जितने बॉडी को रिक्वायर है। इट कैन ऑल्सो अकर सडनली एंड स्लोली एट एनी एज। ये भी किसी भी एज में जाके एप्लास्टिक एनीमिया का चांस होता है बॉडी में होने के, पेशेंट को होने का, या किसी भी शख्स को एप्लास्टिक एनीमिया का चांस किसी भी एज में हो सकता है। और ये स्लोली अचानक और फिर उसके बाद स्लोली ये ग्रो करता है। तो इसमें क्या होगा कि बोन मैरो जो है वो स्टॉप हो जाएगी और वो नए रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं करेगी। इस कंडीशन में भी पेशेंट जो है वो टायर्ड होगा और उसका इम्यून लेवल बहुत वीक हो जाएगा इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, और कई दफ़ा अनकंट्रोल ब्लीडिंग जो है वो भी इस एप्लास्टिक एनीमिया में देखी गई है। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया क्या कॉज करता है, इसमें भी आप देखें ऑटो इम्यून का जिक्र किया गया है, लेकिन इस टाइप ऑफ एनीमिया में क्या होगा कि जो हम लोगों के इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो खुद ही नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे इससे पहले के नए सेल जो हैं वो प्रोड्यूस हों। यानी कि आपको पता है नॉर्मल आरबीसी जो है वो 120 डेज के बाद लाइज होता है, लेकिन ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होगा कि इम्यून सिस्टम जो है वो बिफोर 120 डेज ही, यानी कि नॉर्मल सेल अभी होगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस कंडीशन में पेशेंट्स के आरबीसी काउंट जो है वो बहुत लो हो जाती है। लास्ट में हम जो एनीमिया के डिस्कस कर रहे हैं वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के मुतालिक मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर दे चुकी हूँ और सिकल सेल सॉल्युबिलिटी टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी मैं आपको साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो मिस किया हुआ लेक्चर तो वो भी आप आप वो देख सकते हैं हेमाटोलॉजी की प्लेलिस्ट में।
तो सिकल सेल एनीमिया के कौन से टाइप ऑफ एनीमिया, इस टाइप ऑफ एनीमिया में जैसे कि नाम से आपको जिक्र समझ आ जानी चाहिए कि पेशेंट्स के आरबीसी जो है वो सिकल शेप्ड होंगे। नॉर्मल शेप जो है बाइकनकेव शेप्ड होते हैं, वो उस तरह के नहीं होंगे बल्कि सिकल शेप्ड होंगे। और ये किस वजह से होगा? ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन के आरबीसी विद सिकल सेल एनीमिया फिर वो क्या कंटेन करेंगे? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से क्या होगा? सिकल शेप होने की वजह से वो आरबीसी जो हैं वो थोड़े रिग्ड हो जाएंगे और मतलब वो थोड़े सख्त होंगे। नॉर्मल आरबीसी जो होता है वो डिफॉर्म हो सकता है, यानी कि नॉर्मल आरबीसी जो है अगर वो वेन या कैपिलरी से गुजर रहा है तो वो अपनी शक्ल को तब्दील कर लेता है, उसके अंदर वो एक इलास्टिसिटी होती है। लेकिन सिकल सेल टाइप ऑफ एनीमिया में सिकल शेप्ड आरबीसी जो होंगे वो रिजिड होंगे, थोड़े सख्त होंगे और कर्व्ड होंगे। तो ये किस वजह से होगा? जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। और ये जेनेटिक म्यूटेशन किधर होती है? ये बीटा ग्लोबिन चेन में 6 पोजीशन पे वैलीन की जगह ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन रिप्लेस हो जाता है, तो सिकल सेल शेप्ड आरबीसीज प्रोड्यूस होंगे। तो अब जैसे ये रिजिड और कर्व्ड होंगे तो एक तो ये होगा कि इनकी शेप भी प्रॉपर नहीं है, और ये रिजिड होंगे तो इस वजह से ये प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेंगे, और जब प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी नहीं करेंगे तो ये ऑर्गन्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचा सकेंगे। और सब इनका जो स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये कर्व्ड और सख्त होंगे, इसकी वजह से ये क्या होगा? कई दफ़ा ये ब्लड वेसल्स में स्टक हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स में रुक जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो को ये ब्लॉक करेंगे। तो ये इस टाइप ऑफ एनीमिया में ये कंडीशन होगी पेशेंट की। सिकल सेल को हम HbS भी बोलते हैं, और अगर आपने कहीं पढ़ा हो HbC, तो HbS और HbC में क्या डिफरेंस होगा कि HbC में भी जेनेटिक म्यूटेशन होती है और उधर क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड की जगह 6 पोजीशन पे लाइसिन अमाइनो एसिड आ जाएगा, तो वो उस कंडीशन को हम हीमोग्लोबिन C बोलेंगे। तो ये तो थे रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर में हमने एनीमिया की टाइप्स डिस्कस की है कि कौन कौन सी टाइप ऑफ एनीमिया जो है वो रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर में देखी गई है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स। डिसऑर्डर जो है एनीमिया के बाद वो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिसऑर्डर है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज़ अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि थैलेसीमिया की जो कॉज है वो इनहेरिटेंस है, यानी कि ये जेनेटिकली बाय पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ये ट्रांसफ़र होता है, बजाय कि ये किसी खुराक की कमी की वजह से नहीं होता। तो थैलेसीमिया डिफेक्ट क्या होगा? इन थैलेसीमिया में क्या होगा कि डिफेक्ट किधर अकर होगा? रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन और मोर ग्लोबिन चेन। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन अगर आपको याद हो तो हीम और ग्लोबिन स्ट्रक्चर जो है हीमोग्लोबिन का वो 2 पार्ट्स में, हीम और ग्लोबिन। तो थैलेसीमिया किस वजह से अकर होगा? जब ग्लोबिन चेन्स की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगी। ग्लोबिन चेन में जैसे आपको पता है हीमोग्लोबिन ए में अल्फा और बीटा चेन मौजूद होती है, तो अगर अल्फा थैलेसीमिया की सिंथेसिस नहीं होगी सही तरह या कोई भी डिफेक्ट होगा तो वो अल्फा थैलेसीमिया कहलाएगा, और अगर बीटा थैलेसीमिया में कोई डिफेक्ट होगा और सिंथेसिस नहीं होगी ग्लोबिन चेन की तो वो बीटा थैलेसीमिया कहलाएगा। और इस वजह से क्या होगा कि अनबैलेंस प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबिन चेन की वजह से क्या होगा? आरबीसी जो है वो लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेंगे, यानी आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है उसका लेवल भी कम हो जाएगा। तो इस डिसऑर्डर में क्या देखा जाता है? इस डिसऑर्डर में देखा जाता है कि बोन डिफॉर्मिटीज़ होती है, यानी कि बोन आपको जो उन बच्चों को जिनको थैलेसीमिया होगा उनकी बोन शेप जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। उसके अलावा एनलार्ज स्प्लीन होगी, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, और ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो डिले होगी। उन बच्चों में लेट डेवलपमेंट होगी ग्रोथ की। तो ये सेकंड डिसऑर्डर जो मेन है वो है थैलेसीमिया। लास्ट में जो थर्ड मेन डिसऑर्डर है वो है पॉलीसाइथीमिया वरा। पॉलीसाइथीमिया वरा में क्या होता है? अभी जैसे हमने पहले 2 डिसऑर्डर एनीमिया और थैलेसीमिया में हमने डिस्कस किया कि आरबीसीज की प्रॉपर सिंथेसिस ना होने की वजह से आरबीसी काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन पॉलीसाइथीमिया वरा में ऑपोजिट होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में बोन मैरो जो है वो बहुत ज़्यादा आरबीसी जो नॉर्मल काउंट है उससे भी बहुत ज़्यादा ट्रिपल टाइम जो है वो तकरीबन आरबीसी प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस होने की वजह से उस ब्लड वो जो है वो थिक होगा, जिसकी वजह से वो वेन्स में और जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनमें वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर सकेगा, बहुत स्लो फ्लो करेगा,
जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनने का चांस ज़्यादा होगा और ऐसे पेशेंट जिनको पॉलीसाइथेमिया वगैरह होगा उनमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अब जैसा कि बोन मैरो बहुत ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करेगा, इसकी वजह से अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो अभी तक जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, यानी कि वो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो कि बोन मैरो को रोक सके ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करने से। तो जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसमें क्या है कि ब्लड को रिमूव किया जाता है थ्रू वेन, और इसके अलावा मेडिकेशंस हैं जो कि ब्लड थिन करती हैं। तो अभी तक जो पॉलीसाइथेमिया वगैरह की ट्रीटमेंट्स हैं वो ये हैं कि ब्लड थिन करने की मेडिकेशंस होंगी या फिर जो है वो ब्लड को थ्रू वेन जो है वो डिस्कार्ड किया जाता है। तो ये तो थे रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स जो हमने डिस्कस किए कि मेन डिसऑर्डर्स जो है वो एनीमिया, थैलेसीमिया और पॉलीसाइथेमिया, और फिर हमने एनीमिया में इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कौन कौन से एनीमिया हो सकते हैं वो डिस्कस किए। थैलेसीमिया जो है ये एक बहुत ही वास्ट लेक्चर है जो कि मैं सून आप लोगों के साथ प्रॉपर डिस्कस करूँगी कि इसमें क्या टाइप्स हैं और पूरा। और अभी जो हमने डिस्कस किए वो थे रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आरबीसीज के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू।